हेलो स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स की स्टडी आपकी कैसी चल रही है? उम्मीद है अच्छी तो चल ही रही होगी और इसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होगी, क्योंकि देखिए अगर स्टडी करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। वो कहावत है ना कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन एंड नो स्टडी नो कंफ्यूजन। हालांकि ये काफी डेंजरस होता है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, क्योंकि काफी कॉमन सी बात है। अगर आप कुछ करोगे तो गलतियां आपसे होंगी, जब आप कुछ करोगे ही नहीं तो गलती नहीं होगी। जैसे कहते हैं ना, उस आदमी ने कभी कोई गलती नहीं की, तो सही बातें हैं, फिर उसने कुछ किया भी नहीं होगा। एडिशन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें 1000 टाइम्स में फेल हुआ, लेकिन यह फेल नहीं होगा, बल्कि हमने 1000 ऐसे पाथ डिस्कवर किए हैं जो मुझे नहीं करने हैं। तो इसीलिए कहता हूं कि जब आप स्टडी करोगे तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आएगी। अगर हम फिजिक्स की ही बात करें जो कि अब चल रहा है अपना, तो इसमें किसी को थ्योरी में, किसी को कॉन्सेप्चुअल में। हालांकि थ्योरी में प्रॉब्लम थोड़ी सी कम आती है, कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स में ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और सब्जेक्टिव भी आते हैं। इसके अलावा असर्शन एंड रीजन तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी एग्जाम्स के लिए, कंफ्यूजन काफी होता है उसमें। तो इनमें से किसी में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है आपकी, इससे फर्क नहीं पड़ता किस में आ रही है, तो व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी इसमें दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी है और डिस्प्ले भी होता है। तो आप मुझसे एक बार मैसेज कर सकते हो कि सर फला या इसमें या इसमें या इसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, यही होता है भाई, है भी। अगर आप करोगे तो सब्जेक्ट है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी इंपॉर्टेंस होती है। फिजिक्स थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी होते हैं और न्यूमेरिकल्स पार्ट भी होते हैं, तो इसमें बैलेंसिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने आपसे कहा। और नो डाउट आप लोग का रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है इसको देखते हुए। अभी लास्ट टाइम हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किया था, तो किसी ने मैसेज किया था कि सर थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ, वैसे मैं कराने वाला था लेकिन अच्छा लगा कि कोई इसको सर्च कर रहा है, देख रहा है, तो उन्होंने हमसे कहा कि सर इसको करा दीजिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि ये इसके बाद से लेक्चर खत्म हो जाएगा। और उनके कहने का मतलब ये था कि कई बार डिले हो जाता है एक टाइम के बाद दूसरे टाइम आने में, मतलब जो लेक्चर हम अपलोड करते हैं यहाँ पे, तो उनके कहने का मतलब ये था कि इसे जल्दी से कर दीजिए, तो आज मैं उसको कर दे रहा हूं। अगर अभी तक फिर वही बात है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आते हैं हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ। अर्थ की हम बात कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन बताया था कि ये अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है किसी भी बॉडी को मूव करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में, जो कि एक दूसरी बॉडी से फील्ड प्रोड्यूस होती है उस फील्ड में। अब यहां पे बात आती है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ क्या होगा। तो इसके लिए कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है, रेडियस ऑफ द अर्थ हमने क्या ले लिया, आर ई, एंड मास एम ई। ये सेंटर है अर्थ का। ठीक है, तो क्लियर है कि अर्थ क्या करेगी, कोई भी अगर बॉडी है मास से वो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो अर्थ की तो बात ही छोड़ दो, इसका तो मास वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो ये भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अब हमने क्या किया कि एक मास को यहां से लिया, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी बोलते हैं, या कई बार जैसे आप देखिएगा कहा जाए कि टू बॉडी है और लार्ज सेपरेशन पे है, तो उनको भी हम लोग इंफिनिटी के तरह ही ट्रीट करते हैं। अब है क्या कि जब यहां से किसी भी मास को हम लेकर आ रहे हैं, यहां से किसी भी मास को हम लेकर आ रहे हैं, कहां से लेकर आ रहे हैं, इंफिनिटी से। तो इंफिनिटी से अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में यहां तक लाने में जो भी हम वर्क करेंगे वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी, किसी भी बॉडी की अर्थ के रिस्पेक्ट में।
ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी किसी भी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के रिस्पेक्ट में या अर्थ के सरफेस पर या अर्थ के सेंटर के कुछ डिस्टेंस पे। तो ये जो होगा ये क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ, यही वर्क डन के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर वही एग्जांपल दूंगा, स्प्रिंग है, इसको पुल कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, तो अगर हम इसको स्ट्रेच करें, फोर्स तो लगाना पड़ेगा, बिना फोर्स के तो नहीं स्ट्रेच होगा। जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा स्ट्रेच करेंगे। जिम में कई लोग जाते हैं, पहले दिनों बुल वर्कर होता है, उसको ऐसे पुल करते हैं तो केवल इतने तक कर पाते हैं। क्यों? एक्सरसाइज कम हुई होती है, पावर कम होती है। कुछ दिनों के बाद मसल्स में पावर आ जाती है, कोई इतना तक कम स्ट्रेच कर लेता है उसको। ज्यादा फोर्स ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, खैर ये बात की चीज है, ज्यादा फोर्स करेंगे ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, ये अलग है। अब हमारे पास कंडीशन क्या आती है कि जैसे हमने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करते गए, क्या लगा रहे हैं? फोर्स। फोर्स भी है और साथ ही साथ क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी है। तो हमने फोर्स भी लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, क्या हुआ? वर्क। अगर हमने फोर्स लगाया और फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क होगा। वर्क जाएगा कहां? एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है। सेम कंडीशन यहां पर भी है। एक बॉडी को हम इंफिनिटी से यहां लेकर आ रहे हैं, अब यार इसको अगर लेकर आएंगे यहां से यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स भी लगाना पड़ रहा है। आपसे कहते हैं ना कोई आपके पेरेंट्स या कोई भी, ये काम करो, ये सामान वहां से वहां उठा कर दो, तो कई लोग कहते हैं बहुत आलसी यार, कोई काम नहीं करता। ठीक है, मतलब कि वर्क है ना, आप यहां से वहां डिस्प्लेस कर रहे हो, फोर्स लगाया आपने बॉडी को उठाने में, उसको ले जाकर डिस्प्लेस किया। हालांकि उस पर नहीं जा रहे हैं कुली वाला कि कुली वेट लेके चलता है तो कोई वर्क नहीं होता, हम तो यहां सिंपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेस हुआ, अच्छा फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा? वर्क होगा। वर्क कहां जाएगा? तो एनर्जी के फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाएगा। अब एक चीज और आती है बात कि इसमें डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है अपने पास, ये वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या ये हम डायरेक्ट लगा सकते हैं इस पर? तो आंसर होगा नहीं, डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो फिर क्या करेंगे? अच्छा क्यों नहीं लगा सकते, ये भी बात है। तो होगा क्या कि जब इस बॉडी को हम यहां पे लेकर आए तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर। मैंने हमेशा से आपको बताया कभी भी हम अपने फोर्स की बात नहीं करते हैं, हम हमेशा किसकी बात करते हैं? सिस्टम के फोर्स की। हमेशा हम सिस्टम के फोर्स की बात करते हैं। क्यों? मैंने कहा पहले ही बताया है कि अगर 2 kg का वेट हम उठाएं और 5-6 लोग हैं, सबसे अलग अलग पूछें क्यों भाई कितना है, कोई कहेगा 3 kg है, कोई कहेगा 2.5 kg है, कोई कहेगा 1.5 kg है। ठीक है, खली जैसे आदमी को दिया है तो कहेंगे अच्छा 200 ग्राम है, यही होगा ना। लेकिन नहीं, एक्चुअल उसका वेट है m इंटू जी, 2 kg वेट या 19.6 न्यूटन, वो तो फिक्स है। 2 kg अगर मास है, 2 kg का मास है तो डाउनवर्ड फोर्स जो होगा वेट इसका वो क्या होगा? mg, यानी 2 इंटू 9.8, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये हमेशा सेम रहेगा। तो इसीलिए हमेशा हम सिस्टम के फोर्स की बात करते हैं। अब आप बताइए, जब ये मास इतने डिस्टेंस पर है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? इस पर जो फोर्स लगेगा, अच्छा डिस्टेंस y ले लेते हैं इसको, y, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? g m1 m2 अपॉन वाई स्क्वायर। इसका रीजन है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अब यार ये समस्या आ गई हमारे लिए, क्योंकि y अगर चेंज होगा तो फोर्स भी हमारा क्या होने लगा? चेंज। अब जब फोर्स चेंज होने लगा तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन होती है और लिमिटेशन ये होती है कि फोर्स शुड बी कांस्टेंट। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो फिर ये फॉर्मूला हमारे लिए बेकार हो जाता है। तो फिर हम क्या करें भाई इसके लिए? अब हमारे लिए समस्या आ गई कि अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि ये तो नहीं कर सकते जो यहां पे है। तो हम क्या करते हैं,
कि इस बॉडी को किसी भी टाइम पे, हमने मान लिया x या y कुछ भी ले लो, x डिस्टेंस पर इसको लाते हैं और यहां पे लाकर इसको बिल्कुल स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। कितना करते हैं? dx, स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं dx। dx डिस्प्लेस किया और हमने मान लिया कि इस प्रोसेस में वर्क कितना हुआ? dw। और यहां पे जो फोर्स है F है। अच्छा, F इतना कम है, सॉरी dx इतना कम है, ये जो बनाया इतना ज्यादा नहीं है, इससे भी कम है, 1 माइक्रो, 1 नैनो, 1 एंगस्ट्रॉम, आप जितना कम एज्यूम कर सको इतना है केवल। नियरली दोनों पॉइंट के लिए ये जो फोर्स है ये क्या है? सेम। इन दोनों पॉइंट्स के लिए ये फोर्स सेम है। अब फोर्स सेम है तो फिर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू dw, और फोर्स कांस्टेंट हो गया क्योंकि dx बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि यहां पे बात एक ही है। तो फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट dx, और फिर F की वैल्यू रखते हैं g me m अपॉन x स्क्वायर, g m1 m2 अपॉन स्क्वायर ऑफ ये, और dx dw यहां पे, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जो भी वर्क डन होगा यहां से इस पूरे को, और इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक चीज और ये भी आ रहा होगा कि यार इसको हम सीधे लेकर आ रहे हैं, मान लो किसी को लगा कि यार हम इसको ऐसे लेकर जाएंगे, फिर ऐसे घूमते हुए आएंगे, ऐसे ये पूरा जैसे होता है ना, किसी नए बच्चे को ऐसे घूम के यहाँ पे आ गए, नए बच्चे को बाइक दे दी जाए या कार दे दी जाए, जो चलाना नहीं जानता है, जानता है नया नया जानता है चलाना, उससे कह दो कि भाई यहाँ से 1 किलोमीटर पे ये कोई शॉप है, वहां से जाके ये सामान उठा लाओ, तो 1 किलोमीटर नहीं जाएगा, पूरा राउंड मारेगा कि यार थोड़ा ज्यादा चलाने को मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा ही अगर हमने यहां पे किया तो क्या ये डिफरेंट होगा या सेम होगा? तो आंसर है डिफरेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां जो फोर्स हम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सारे कंजर्वेटिव होते हैं। ये किस पर डिपेंड करते हैं? इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ या ड्यू टू अर्थ, ठीक है, अर्थ के कारण, तो हम यहाँ पे ऑफ नहीं बल्कि ये कहें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ, हम उसकी बात कर रहे हैं। ड्यू टू अर्थ, इसकी बात करेंगे। तो इसकी वजह से कितना होगा, क्या होगा? तो चलिए फिर हम इसका डेरिवेशन करते हैं। कैसे करते हैं हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम यहां बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ, इसकी बात कर रहे हैं, क्या होगा। तो काफी सिंपल है, मैंने जैसा कि आपको बताया, उसके लिए एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं। एक्सप्रेशन क्या है कि हमने मान लिया कि यहां पे ये क्या है? अर्थ। अर्थ का जो रेडियस है आपको ही पता है, रेडियस ऑफ अर्थ आर या आर ही से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये सेंटर है O, एंड मास ऑफ अर्थ me, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने एक बॉडी को लिया, किसी भी पार्टिकल को m, कहां से लिया? जैसा डिस्कस कर रहे थे, फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से इसको लेकर आ रहे हैं, और इंफिनिटी से इसको लेकर आ गए हम कहां पे? m, यहां पे r डिस्टेंस पे। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मींस सेपरेशन के साथ दो बॉडी के फोर्स चेंज होता है। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे कि किसी भी टाइम पे जब ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस पे है,
x, ये पार्टिकल जब x डिस्टेंस पे, तो फिर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे। कितना डिस्प्लेस किया हमने इसको, dx, और फोर्स कितना है इस पर हमने एज्यूम किया F, और फिर मैंने जैसा कि आपको बताया कि dx ये इतना स्मॉल है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए सेम है। ये पॉइंट बहुत ही छोटा है, केवल आपको समझने के लिए बताया गया है। और इस प्रोसेस में जो वर्क डन है ये कितना है, dw। भाई अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। फिर सॉल्व कैसे करेंगे, तो अपने पास जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या है अपने पास, dw। जो वर्क डन है ये वर्क डन है dw, फोर्स क्या है F, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है dx। और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही होता है। तो फिर क्या हो जाएगा यहां से, dw इक्वल टू F के प्लेस पर G m1 मास ऑफ अर्थ, m2 मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ द बॉडी, यानी कि m, डिवाइडेड बाय कितना, इनके बीच का जो सेपरेशन है क्या है, x स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर इसको हम देखें तो dw इक्वल टू अपने पास क्या होगा, g, अच्छा dx कहां गया, ये भी यही है। अब ठीक है, g m, इसको न्यूमरेटर में लेके जाइए, x टू द पावर -2 dx, ये अपने पास हो गया। अब हम इनको करते हैं इंटीग्रेट, dw को। देखो g तो कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, मास ऑफ बॉडी भी कांस्टेंट है, तो इनको आप उठा के बाहर फेंक दो। क्या हो गया, x टू द पावर -2 dx, ये अपने पास आ गया। अब मैंने क्या कहा, ये जो फोर्स होता है क्या होता है, कंजर्वेटिव। तो किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो आप अगर देखिए, डायग्राम में आप मत बनाइएगा, बस मैं आपको बता रहा हूं, ये है इनिशियल पोजीशन और ये रहा फाइनल पोजीशन। तो इनिशियली अर्थ और इनके बीच का सेपरेशन क्या है ये बताइए, इनफाइनाइट। तो इनिशियल पोजीशन में ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट। पहले इनके बीच में इनफाइनाइट है, बाद में कितना हो गया, r, तो इनफाइनाइट टू r। ठीक है, अब जब यहां इनफाइनाइट पोजीशन है, अभी जस्ट इसको उठाने जा रहे हैं, तो यहां पे क्लियर है कि फोर्स 0 होगा। वैसे भी इनफाइनाइट पे फोर्स 0 होगा। कई लोग कहेंगे ऐसा क्यों, तो चलो भाई ऐसे देख लेते हैं, F इक्वल टू G m अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0, ये होगा। ठीक है, तो जब इनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट है तो फोर्स 0 होगा। या फिर आप ये भी मान लो कि जस्ट अभी बॉडी को उठा रहे हैं यार, कुछ वर्क किया ही नहीं, तो वर्क अगर 0 होगा तो ये 0 हो गया। और यहां तक लाते लाते हमने कितना वर्क कर दिया, W। यहां तक लाते लाते जो वर्क किया वो W किया। तो यहां पे हम W भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी वर्क किया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी क्या हो जाएगा, U, ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, dw का क्या हो गया, W इंटीग्रेशन dx का x होता है फ्रॉम 0 टू u। ठीक है, रीजन आपको पता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और दूसरा x टू द पावर n dx का क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, पावर में 1 ऐड कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया।
तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, x टू द पावर क्या है -2, तो पावर में हम क्या करेंगे x टू द पावर -2 +1, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ये हो जाएगा x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 फ्रॉम इंफिनिटी टू r। ठीक है, अब अपर लिमिट क्या होगा, यहां से u माइनस लोअर लिमिट 0, ठीक है, इक्वल टू, यहां पे देखा जाए तो क्या हो गया x टू द पावर -1 अपॉन -1। ये तो कुछ छूट रहा है ना, मैं भी यही सोच रहा हूं यार, पूरा का पूरा छूट गया। चलो एक बार इसको फिर से पहले लिख लेते हैं, ये है ना, हाँ, G MEM और x टू द पावर -2 है तो क्या होगा x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 फ्रॉम इंफिनिटी टू r। तो ये क्या हो जाएगा G MEM, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, ये क्या होगा x टू द पावर -1 अपॉन -1 फ्रॉम इंफिनिटी टू r। तो ये तो होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो u इक्वल टू, ये जो माइनस है इसको बाहर कर दीजिए, -g MEM और x टू द पावर -1 को आपको भी पता है क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x इंफिनिटी टू r, देन u इक्वल टू -g MEM, अपर लिमिट 1 अपॉन r माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0। तो यहां से क्या हो जाएगा u इक्वल टू -g MEM 1 अपॉन r -0 एंड फाइनली अपने पास क्या आ गया, यहां से u इक्वल टू -g MEM अपॉन r। ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज और आती है, अगर हम बात करें एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस, सरफेस पर अगर बात करें तो ये बताइए, इसको धीरे धीरे आप कम करते चले जाओ और आप सरफेस पर चले गए, तो सरफेस पर क्या हो जाएगा, जो आर होगा वो किसके इक्वल हो गया, आर ई के। तो क्या कर सकते हैं, देयरफॉर u इक्वल टू -g MEM अपॉन आर ई, ये हो जाएगा अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये अपने पास डेरिवेशन हो गया इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं एक साइड में हो जाता। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इस सिस्टम को रीअरेंज करें तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, और इसके बाद एक छोटी सी चीज आएगी इसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी। इतनी चीजें होंगी आज, मैं सोच रहा था कि आज ये शायद ग्रेविटेशन फिनिश हो जाएगा, लेकिन एक लेक्चर और लगेगा, लेक्चर 1 आवर का भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लंबे लेक्चर में आप लोगों के लिए भी दिक्कत होती है, इसीलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम यहां बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इसमें क्या होगा, देखिए इस चीज को पहले, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है, यहां पे ये जो मास है वो m1, ये सेकेंड मास है m2 और m3, ये सिस्टम है। और आपसे कहा जाए A B C, ठीक है,
तो इस केस में इसकी एनर्जी क्या होगी? यह माना जा रहा है कि इनिशियली ये लार्ज सेपरेशन पे, इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, और फिर इनको ऐसे लाया गया, तो इनका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो इसके लिए जो होगा वो क्या होगा? U इक्वल टू माइनस जी फर्स्ट इंटू सेकेंड m1 इंटू m2 अपॉन AB, ठीक है, प्लस क्या होगा? माइनस जी m2 इंटू m3 अपॉन BC, प्लस माइनस जी m3 इंटू m1 अपॉन AC। और इसमें से अगर हम माइनस जी को कॉमन ले लें तो क्या होगा? m1 इंटू m2 अपॉन इनका सेपरेशन AB, प्लस m2 इंटू m3 अपॉन BC, प्लस m3 इंटू m1 अपॉन AC। ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कंडीशन है कि 3 का नहीं 4 का हो, और आपको लगता है ऐसा तो नहीं कोई इसमें हम मिस कर रहे हैं, जैसे इसको किसी क्वाड्रिलेटरल पे रख दिया गया, यहां पे इसको हमने किसी क्वाड्रिलेटरल पे रख दिया, जैसे ये हो गया रेक्टेंगल, ये सब नहीं है, कुछ भी है इस टाइप से, m1 m2 m3 और m4, A B C एंड D। अब आपसे कहा जाए कि इसका बताइए, तरीका तो सेम होगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई चीज मिस हो रही है, हो सकता है इसमें कोई ऐसी चीज है जो मिस कर रहे हो आप, आपके दिमाग में ना आ रहा हो, तो उसे कैसे पता करोगे कि यार होना तो चाहिए इसमें, जैसे इसमें है, आपने केवल यही 2 लिखा, थर्ड आप भूल गए, तो आपको लगेगा यार कुछ भूल रहा है, लेकिन नहीं, ठीक है 2 ही होगा। लेकिन एग्जैक्ट कितने पेयर होंगे? जैसे यहां पे 3 है तो 3 पेयर बन रहे हैं, 4 है तो क्या 4 पेयर बनेंगे? नहीं, डिफरेंट होंगे। कितने होंगे ये कैसे पता चलेगा? तो पहले तो हम इसको लिख ले रहे हैं, फिर आपको बताएंगे, ठीक है, मैक्सिमम टोटल कितने पेयर बनेंगे इसके। तो क्या हो जाएगा? इसकी जो एनर्जी देखेंगे U इक्वल टू क्या होगा? माइनस जी m1 इंटू m2, सेम कंडीशन ये बनेगा m1 m2 अपॉन AB, ये हमने ले लिया, प्लस माइनस जी, पहले m1 के साथ लेते हैं, m1 m3 अपॉन AC, प्लस ये हो गया, प्लस माइनस जी m1 m4 अपॉन AB, ये भी हो गया। चलो ये 3 हो गए। अब प्लस m1 को तो अब छोड़ दीजिए, m1 ने m2 को भी देख लिया, m3 को भी देख लिया और m4 से भी निपट लिया। अब m2 के लिए देख रहे हैं माइनस जी। अच्छा, अगर m2 m1 करें और अपॉन AB तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे m1 m2 करें या m2 m1, तो m2 का m1 से तब कोई मतलब रहा। अब क्या बच गया? जैसे हमने यहां पे लिख दिया m2 m1 अपॉन AB, ठीक है। तो ये बताइए इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो m2 का m1 से छोड़ दो। अच्छा, m2 m3 करते हैं, m2 m3 अपॉन BC। अब आप देखिए ऊपर कहीं m2 m3 है? नहीं है, यानी ये सही है। अच्छा, m2 का m4 के साथ प्लस क्या होगा? माइनस जी m2 m4 अपॉन कितना? BD, ये भी नहीं है, अपॉन BD, ये भी नहीं है, प्लस m2 का m1 के साथ तो होगा नहीं, ये हो गया। अब इस पर आते हैं C पर, तो
M3 का M2 के साथ, M3 M2 देखिए कहीं है, ये है, तो इसको नहीं करेंगे। M3 M4 देखिए कहीं है, M3 M4 नहीं है, तो माइनस G M3 M4 अपान कितना CD। अच्छा M3 M1 है, देखिए बिल्कुल मिलना चाहिए M3 M1, ये मिल गया, ये भी नहीं करेंगे। अच्छा अब D का देख लीजिए, M4 M1 है, इसमें कुछ M3 M4 M2 M4 है, M4 M1 बिल्कुल है, देखिए यहां पे M4 M2 है, M4 M2 ये भी है यहां पे, और M4 M3 भी है, ठीक है। तो अब नहीं होगा कुछ, सारे पेयर आ गए। तो U की जो वैल्यू आई, अगर इसको लिखे माइनस G, कॉमन ले लीजिए, M1 M2 अपान AB प्लस M1 M3 अपान AC प्लस कितना M1 M4 अपान AD प्लस M2 M4 अपान BC प्लस M2 M4 अपान BD प्लस M3 M4 अपान CD। कितने पेयर हो गए ये बताइए, अगर यहां से हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने पेयर हुए 6। यहां पे कितने पेयर थे 3, यहां पे 6। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n माइनस 1/2। इससे आप देख सकते हो कि जितने आपने पेयर बनाया वो सही है कि नहीं। जैसे मान लो 2 है, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, मान लीजिए 2 है, तो 2 इंटू 2 माइनस 1/2, और ये आ गया केवल 1 ये 1 आएगा, ठीक है, ये आएगा 1। सेकंड में क्या था, कितने थे 3 थे, तो रखिए यहां पे 3 इंटू 3 माइनस 1/2, यानी 3 इंटू 2/2 यानी कि 3, ये भी सही है। और जब 4 थे तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6, बात आई समझ में। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो पेयर बनाए हैं वो कम तो नहीं है, ज्यादा भी नहीं हो सकते। ऐसा तो नहीं कि जितना पेयर उससे ज्यादा आपने बना लिया, एक्चुअली कहीं ना कहीं आप उसको रिपीट कर देते हो, तो रिपीट करोगे तो पेयर ज्यादा होंगे, कम करोगे तो पेयर कम होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है, जैसा मैंने बताया, बाइंडिंग एनर्जी और वर्क डन। अगर इनको रीअरेंज किया जाए तो कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं थोड़ा सा, वर्क डन इन रीअरेंजिंग एंड बाइंडिंग एनर्जी, इतना करेंगे आज। और इसके बाद से हम लोग इसको, आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, 1 लेक्चर और होगा, ठीक है, इसको खत्म करने में ग्रेविटेशन। फिर अपने बात आएगी मतलब किसकी, सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट की हम लोग करेंगे। तो चलिए फिर इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम बात करने जा रहे हैं कि अगर पार्टिकल को हम रीअरेंज करें, अगर पार्टिकल को रीअरेंज करें, जैसे एक ट्रायंगल से उठा के दूसरे किसी डिफरेंट ट्रायंगल में रख दिया, इसकी साइड डिफरेंट है, या पार्टिकल को अरेंज किया है किसी रेक्टेंगल पे या स्क्वायर पे, उसको दूसरे क्वाड्रिलेटरल में, मींस एक क्वाड्रिलेटरल से एक पेंटागन पे रखा हमने और दूसरे पर अरेंज कर दिया, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। इसमें कई बार आप लोग सोचने लगते हो, जबकि ये काफी आसान होता है। और एक चीज और बता दें, इसको सीखने के बाद ग्रेविटेशन थोड़ा सा अगर अच्छे से आपने कर लिया तो एक फायदा और होता है कि क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आती। मींस यहां का ग्रेविटेशन वहां के इलेक्ट्रोस्टैटिक में कन्वर्ट होता है, कैसे, केवल मास को चार्ज से चेंज कर लो बस, और कुछ नहीं। देखो कैसे, जैसे ये कहा गया कि आपको वर्क डन फाइंड करना है, कितना होगा, एक पार्टिकल यहां पे है
सॉरी 3 पार्टिकल्स, यहां पे M1A, M2B और M3C, इसको अरेंज करके और एक दूसरे ट्रायंगल पे रख दिया गया। यहां पे M1 थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए ना ट्रायंगल, इसको देख के तो लग रहा है इसी की कॉपी है, हालांकि कॉपी तो चाह के भी नहीं बना सकते, डायग्राम फ्री हैंड में तो ऐसा होता है, लेकिन बट फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट दिखना चाहिए। तो मान लीजिए कि कुछ ऐसे है, अब ठीक लग रहा है। M1, M2, M3, P, Q, R, ठीक है। इसको यहां से इस तरह कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई वर्क डन कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। मैंने बताया इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो वहां पर डिस्कस करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में हम जैसा कि पहले भी बता चुके हैं सीट अपलोड कर देंगे। फर्स्ट डे जरूर कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद से आपको हम दे देंगे, या उसी में दे देंगे, आप अरेंज उसको कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर हम डिस्कस करेंगे, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ये कौन सा है, इनिशियल पोजीशन, ये अपना इनिशियल है, और ये जो है ये क्या है, फाइनल। तो हम एक काम करते हैं, इनिशियल एनर्जी निकालते हैं, क्या होगा, माइनस जी, कितना, M1 M2 अपान AB प्लस M2 M3 अपान BC प्लस M3 M1 अपान AC, ये हो जाएगा। और जो फाइनल होगा ये क्या होगा, माइनस जी, M1 M2 अपान PQ प्लस M2 M3 अपान QR प्लस M3 M1 अपान PR, ये ठीक है। अब वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, चलो इनिशियल निकाल लिया, फाइनल निकाल लिया। तो एक बात बताइए, मान लो पहले जो एनर्जी है, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो कि पहले जो एनर्जी है वो 20 जूल है, और ये जो एनर्जी आई वो 50 जूल आ गई। तो यार ये 20 जूल से 50 जूल कैसे हो गई, तो मैंने अभी आपसे बताया था कि एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जैसा स्टार्टिंग बताया था कि जो भी वर्क करेंगे वो किसमें स्टोर हो जाता है, एनर्जी में। तो पहले जो एनर्जी स्टोर है 20 जूल है, बाद का जो एनर्जी है वो 30 जूल है, सॉरी 50 जूल है। तो 20 से 50 में कैसे कन्वर्ट हो गई, क्योंकि 20 जूल था, हमने वर्क किया और 50 हो गया, तो वर्क कितना किया, 20 से जितना ज्यादा किया, 30 जूल वर्क किया तो 20 प्लस 30 50 हो गया। तो आप फाइंड कैसे करोगे, तो आप फाइंड करोगे जो वर्क डन होगा आपका, काफी सिंपल है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बस दोनों का जो डिफरेंस आएगा, जैसे आपसे कहा जाए तो ये क्या होगा, 50 माइनस 20 आ गया ना 30 जूल। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। ये कंडीशन सब में लगेगी, चाहे आप इसको हेक्सागन पे रख दो, पेंटागन पे रख लो, क्वाड्रिलेटरल पे रख लो, हेप्टागन पे रख लो, किसी पर भी रख लो पार्टिकल को। इवन आपसे कहा जाए कि दो पार्टिकल्स को यहां रखा गया फिर यहां कर दिया गया, वर्क डन निकालो, सिंपल है, इनिशियल एनर्जी निकालो, फाइनल फाइंड करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वर्क डन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी वर्क करेंगे वो एनर्जी में स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, ठीक है। उसका डिस्कशन कभी और करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कब कैसे होता है, वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर जब मैं अपलोड करूंगा तो उसमें आपका ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद से हमारे पास बात आती है, कंडीशन ये बनता है कि जैसे बाइंडिंग एनर्जी की बात हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी तो होती है, अगर बाइंडिंग एनर्जी नहीं हो तो बॉडी चली जाए इन्फिनिटी पर। बाइंडिंग एनर्जी सबके साथ होता है, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो,
ठीक है, किसी कंपनी में, तो उसको सैलरी देती है ना आपको, मान लीजिए 1 लाख रुपीज दे रही है पर मंथ कंपनी, तो आप कंपनी से बाइंड हो, क्योंकि आपको उतने पैसे की जरूरत है। अगर उतना ही पैसा किसी और सोर्स से आ जाए तो क्यों बंधे रहोगे कंपनी में, कौन माथा मच्छी करे यार, चलो छोड़ो निकलो, यही होता है। तो यहां पर भी वही स्थिति है। अब क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है अर्थ के सरफेस पे, जैसे ये अर्थ हो गई, अर्थ का रेडियस RE, मास क्या है ME। अर्थ के सरफेस पे अगर हमने एक बॉडी को रख दिया, ठीक है, तो जितनी एनर्जी से बॉडी बाइंड होगी उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, ये जो बाइंडिंग एनर्जी होगी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर इसको कैलकुलेट करना है तो नेगेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए अर्थ के सरफेस पे बॉडी है, तो मूव तो नहीं कर रही है, नहीं मूव तो कर रही है, लेकिन अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में तो नहीं मूव कर रही है। भाई अर्थ तो मूव कर ही रही है ना, तो बॉडी भी कर रही है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। ये बॉडी है कहां, अर्थ के सरफेस पे, तो सरफेस के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, तो इसके पास केवल और केवल क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम ये कह दें माइनस कितना U प्लस के, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ना वो क्या होती है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अब आप पोटेंशियल कहोगे, पोटेंशियल क्या होगी, तो ये हो गई -G ME M/RE अर्थ के सरफेस पे, और काइनेटिक तो है ही नहीं, बॉडी के सरफेस पर रख दिया गया है इसको, ये हो गई 0। और फाइनली जो अपने पास आ गया, क्या आ गया, G ME M/RE, ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी। तो अर्थ के सरफेस पर जो बॉडी है उसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी होती है, इसी एनर्जी से बॉडी अर्थ के सरफेस पे अगर देखा जाए तो इसी एनर्जी से बाइंड होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, और इसी के बेस पर एस्केप वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दो छोटे छोटे पार्ट्स बचे हैं, उसको और हम लोगों को करना है, तो वो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और फिर मैं यही कहूंगा कि अभी तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हमें मैसेजिंग कर सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम्स है और इस तरह से है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप उस पर कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम जो कुछ भी है। और फिर मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, थोड़ा सा हम लोग मोटिवेट होते रहते हैं, हम लोगों को भी लगता है कि हाँ चलो अगर हम कर रहे हैं तो रिस्पॉन्ड आ रहा है, आपका आ भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, रिस्पॉन्ड आ रहा है। और जिस तरह से अभी कंटिन्यूअसली मैं शायद मैक्सिमम 6 मंथ हुआ चैनल पर रेगुलरली काम करते हुए, स्टार्टिंग में फरवरी और क्या कहते हैं मार्च जनवरी के आसपास मूड में आया कि चैनल शुरू किया जाए, तो जब मैंने इसको शुरू किया स्टार्टिंग में, तो आप ये समझ लीजिए कि 1 वीक में शायद 1 वीडियो डाल देते थे। फिर मैंने देखा यार कोर्स तो बहुत है, 9, 10, 11, 12 प्लस 11 कॉम्पिटेटिव में जेई नीट, 12 कॉम्पिटेटिव में जेई नीट, इसके अलावा अभी ड्रॉपर्स का भी अलग से है अभी, जो मैंने अभी काम ही नहीं चालू किया। तो मुझे लगा यार काम ज्यादा है, तो मैं कंटिन्यूअसली इस वीडियो को यहाँ पे आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। तो इसमें मैं यही चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग बनता रहे, और अगर सहयोग है तो और ज्यादा बेटर होगा। डिजिटल बोर्ड वगैरह लगाने की सोच रहा हूं, बट देखिए जैसे प्रभु की मर्जी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो इसी से काम चला रहे हैं। आप लोग इसको एक बार इसको थोड़ा सीरियसली समझिए और शेयर करें, और एक बार प्रमोट करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए प्रमोशनल चैनल अपने पास कुछ है नहीं, जो है आप ही लोग, ठीक है। तो क्या कहना समझ ही गए होंगे आप लोग। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम लोग इसमें करेंगे बाइंडिंग एनर्जी तो हो चुका है, क्या करेंगे एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड किस किस चीजों पर डिपेंड करती है, कैसे है, और इसके अलावा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इतनी चीजें इसमें बच गई है आपके एकेडमिक सेक्शन में। हालांकि अगर कॉम्पिटेटिव की बात की जाए तो काफी कुछ चीजें अभी इसमें और आती है, तो पहले इसको हम देखते हैं, कॉम्पिटेटिव का भी अपलोड करेंगे जैसा मैंने आपसे कहा था, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उम्मीद है आप लोग अपना थोड़ा सा सहयोग दोगे, तो लाइक शेयर करो इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।